हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पौधों को जानिए। तो बहुत सिंपल सा ये चैप्टर है। अपने आसपास जो आप पेड़ पौधे देखते हैं उन्हीं के बारे में है। उसमें क्या क्या भाग होते हैं पौधों के और उनका क्या क्या काम होता है पौधे के लिए, वो सब इसमें दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले यहाँ पर ये एक चित्र दिया है, इसमें आप पौधे के अलग अलग भाग देख सकते हैं। मिट्टी के अंदर ये जो है इसे हम जड़ कहते हैं। उसके बाद ये हिस्सा, ये जो तना है, पत्तियां हैं, इसमें फूल हैं, फल भी लगते हैं पौधे में, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से पौधे के अलग अलग हिस्से होते हैं। अलग अलग हिस्से, अलग अलग भाग जो है उनका अलग अलग काम होता है। वही हमने इस चैप्टर में समझना है कि पौधे के क्या क्या भाग हैं, उनका क्या क्या काम है। तो इसके लिए आप इसको अपनी नोटबुक में बना भी सकते हैं इस डायग्राम को, और इसके सभी भाग जो दिए हुए हैं उनको आप नोट भी कर सकते हैं। इसमें एरोज लगा के आप इनके नाम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो पौधे हैं इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, उन प्रकारों को जान लेते हैं। उसमें है सबसे पहले शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो 3 टाइप के पौधे होते हैं। कोई भी पौधा है उसको हम या तो शाक कहेंगे या झाड़ी या वृक्ष। तो वो क्या है उसको समझने के लिए डायरेक्ट हम यहाँ इसके चित्र पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये जो ए दिया हुआ है, ये वाला पौधा, ये शाक है, ए शाक। बी ये जो दिया है ये है झाड़ी, और ये सी ये जो चित्र है ये है वृक्ष। तो ये शाक, झाड़ी और वृक्ष क्या है, यही चित्र से आप समझ सकते हैं कि शाक जो है वो इस तरह का होता है। इसका तना थोड़ा लचीला होता है, कम कठोर होता है। तना यानी कि ये बीच वाला हिस्सा जिस पर पौधा टिकता है, तो वो कम कठोर होता है, इसका लचीला सा होता है और इसकी हाइट कम होती है, छोटा पौधा होता है। झाड़ी, इसका पौधा थोड़ा बड़ा होता है और इसका तना जो है थोड़ा इससे ज्यादा मजबूत होता है शाक से। वृक्ष की हाइट ज़्यादा होती है, लंबा होता है ये, और इसका तना ज़्यादा मोटा होता है, सख्त होता है। तो इस तरह से हाइट और तने के हिसाब से आप इन तीनों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष। तो कौन से पौधे शाक हैं, कौन सी झाड़ी हैं, कौन से वृक्ष हैं, वो अपने आसपास आप देख सकते हैं। उस पौधे का नाम लिख के आपने ये टेबल पूरा करना है। इसमें जैसे पहला यहाँ दिया हुआ है टमाटर का पौधा, इसकी ऊंचाई कैसी है, छोटी, तो छोटा होता है ये। कॉलम 2 में तना लिखना है। तना कैसा होता है उसका, हरा, कोमल, मोटा या कठोर, वो आपने यहाँ से बताना है। तो इसका तना कैसा होता है, हरा और कोमल, वो यहाँ हाँ हाँ लिखा है। आप चाहें तो टिक भी लिखा सकते हैं इसमें। मोटा और कठोर नहीं होता। और फिर उसके बाद शाखाएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं इसमें, तने के आधार से या तने के ऊपर से, वो आप लिख सकते हैं इसमें। और उसके बाद ये आ गया शाक, क्योंकि इसमें जो है ये छोटा पौधा है, हरा है, कोमल है इसका तना, इसलिए ये शाक में आ गया। इसमें यहाँ पर ये जो है शाखाएं यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें नीचे से स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप लिखना चाहें तो यहाँ पर ये टिक कर सकते हैं। आम का जो है उसकी लंबाई बहुत लंबा। उसके बाद इसका तना कैसा है, तो वो मोटा है और कठोर है। और कहाँ पर इसमें शाखाएं निकल रही हैं, टहनियाँ कहाँ निकल रही हैं, वो तने में ऊपर से निकल रही हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया वृक्ष। नींबू का पौधा, ये थोड़ा लंबा होता है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, और इसका तना थोड़ा कठोर है। शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं, तो नीचे से ही निकल रही हैं, और इसलिए इसको हमने कह दिया झाड़ी। तो इस तरह से आप अलग अलग पौधों के नाम लिख सकते हैं अपने आसपास। जो जो पौधे आपके घर में, घर के आसपास हैं, उनके नाम लिखकर आप उसको यहाँ पर लिखें, किस टाइप का उसका तना है, शाखाएं कहाँ से निकल रही हैं, और उस हिसाब से उसका नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हो गया ये कि तना और तने के कहाँ से, नीचे से या ऊपर से शाखाएं निकल रही हैं, और ऊंचाई कितनी है। उस हिसाब से हम पौधे जो हैं उसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष। उसके बाद बात कर लेते हैं तने की, कि तना क्या है। यहाँ थोड़ा सा आप देखना चाहें तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जमीन पर ही रहते हैं, जमीन से ऊपर नहीं उठ पाते, जिन्हें हम बेल भी कहते हैं। इस तरह की बेलें होती हैं कद्दू वगैरह की, तो उन्हें जो है ऊपर चढ़ाने के लिए आप कुछ रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार कुछ दूसरे पौधे या पेड़ लगाते हैं, उन पर वो चढ़ते हैं। तो इस तरह के पौधे जो हैं उन्हें हम लताएं कहते हैं, या फिर हम उन्हें आरोही कहते हैं। तो ऐसे पौधे आरोही कहते हैं, दूसरों के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये आरोही मतलब दूसरों के ऊपर चढ़ना। तो ये आरोही पौधे होते हैं, और ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से अलग होते हैं। शाक, झाड़ी और पेड़ों से अलग है, इन्हें आरोही कहते हैं।
उसके बाद अब हमने देखना तना क्या है, तने का काम क्या है पौधे में। तो उसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप करके देखें घर में। क्या दिया है इसमें कि एक ग्लास लो, ग्लास के अंदर आप पानी लो, पानी में आप लाल रंग घोल लो। रंग कोई भी घोल सकते हैं, वैसे यहाँ पर लाल रंग दिया हुआ है। और उसके अंदर एक पौधे का कोई छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको इसमें डुबो के रख दो। तो ये इसका तना हो गया यहाँ पर, ये जो इसकी जो पानी में डुबाया है, और ऊपर इसमें पत्तियां हैं। तो एक दिन बाद आप देखेंगे कि ये लाल रंग जो है ये पौधे में ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है। तो पौधे के अंदर ये लाल रंग आना शुरू हो जाएगा। आप उसके लिए ब्लेड से इसके तने को काट कर भी देख सकते हैं कि लाल रंग ऊपर जा रहा है कि नहीं। और कई दिनों तक ऐसे रखेंगे तो ये पत्तियों तक भी लाल रंग पहुंच जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तना क्या काम करता है, तना पानी को पौधे में ऊपर तक पहुंचाता है। और जैसे पानी के साथ लाल रंग ऊपर पहुंचा है, वैसे ही जमीन के अंदर से जो भी खनिज हैं, जो खाद हम डालते हैं, वो भी पानी के साथ पौधों के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचती है। तो यही तने का काम है, और वही यहाँ पर ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो तने का काम क्या है, तना जल को ऊपर तक चढ़ाता है, और साथ में जो उसमें मिट्टी में खनिज होते हैं वो भी पानी के साथ ऊपर तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद अगला जो पौधे का भाग है वो है पत्ती। तो पत्ती क्या है, कैसे काम करती है, पत्ती का क्या काम है पौधे के लिए, वो यहाँ पर हमने देखना है। तो सबसे पहले ये एक पत्ते का यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है। इसमें तने के साथ जहाँ से टहनी या तने के साथ जो पत्ती जहाँ से जुड़ी होती है, उस जगह को, उसको हिस्से को कहते हैं पर्णवृंत। पर्णवृंत, तो ये पर्णवृंत है उस। और बाकी जो ये पत्ते का हिस्सा है इसे हम पटल या फलक कहते हैं। तो पर्णवृंत और पटल या फलक। उसके बाद पत्ती का अगर डिजाइन देखें किस तरह की वो पत्ती है, तो उस हिसाब से भी हम पत्तियों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक पत्ते इस तरह के होते हैं जिसमें बीच में इस तरह की एक लाइन होती है, बीच में जो सेंट्रल होगी, और साइड में ऐसे इस तरह से लाइंस होती हैं जिसमें जाल बना होता है पूरा। तो इस तरह का जो ये शिरा विन्यास है, इसका शिरा विन्यास कहते हैं इसको, कि ये जो लाइंस जा रही हैं इसी से पोषक तत्व पत्तियों तक पहुंच रहे हैं। तो ये जो शिरा विन्यास है ये जालिका रूपी शिरा विन्यास हो गया। और कुछ जैसे आप घास को देखें तो घास में ऐसा नहीं होता कि बीच में एक लाइन है और ऐसे 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 पत्तियों में जाल बना हुआ है। उसमें घास में देखें तो घास की जो पत्ती होती है उसमें समांतर ऐसी रेखाएं नजर आएंगी आपको। तो वो जाल जैसी नहीं है, उसमें समांतर रेखाएं हैं, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो इसे हम कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। तो इस पत्ते में है जालिका रूपी शिरा विन्यास और इसमें समांतर शिरा विन्यास। तो दो तरह के पत्ते नजर आएंगे आपको पौधों के, समांतर शिरा विन्यास वाले और जालिका रूपी शिरा विन्यास वाले। अब हमने देखना है कि ये पत्ते काम क्या करते हैं। तो पत्तियां क्या कार्य करती हैं उसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि किसी पौधे की एक टहनी के ऊपर पत्तियों को इस तरह से पॉलीथीन से ढक दें। टहनी को तोड़ना नहीं है, टहनी लगी हुई है पौधे के साथ ही, और उसको इस तरह से पॉलीथीन से हमने ढक दिया। तो आप जब कुछ घंटों बाद ही देख सकते हैं या अगले दिन देखें तो आप देखेंगे कि पॉलीथीन में पानी इकट्ठा हो गया, पानी की बूंदें इकट्ठी हो गई हैं। तो वो पानी कहाँ से आया? तो पानी जो है वो तने नहीं पहुंचाया था पत्तियों तक, लेकिन पत्तियां क्या कर रही हैं, उस पानी को बाहर निकाल रही हैं। तो इस तरह से जलवाष्प के रूप में पानी पत्तियों से निकलता रहता है। तो एक काम तो ये है कि पत्तियां जो हैं वो जो एक्स्ट्रा जल होता है उसको धीरे धीरे वायुमंडल में छोड़ती रहती हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्प का उत्सर्जन होता है, निकलता रहता है, इसलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। और इसके साथ साथ और क्या काम करते हैं उसके लिए यहाँ पर ये एक और टेस्ट दिया हुआ है कि हम एक पत्ती लें, पत्ती को जो है उबाल लें। सिंपल जल्दी सामान्य आसान शब्दों में मैं बता रहा हूँ कि पत्ती को उबाल लिया, उसमें से उसका हरा रंग निकल जाएगा वो। फिर उसके बाद उस पत्ती के ऊपर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालें, आयोडीन सॉल्यूशन डालें, तो वो डार्क कलर का हो जाएगा आयोडीन। तो यहाँ पर ये आयोडीन विलयन डाला है तो ये पत्ती जो है वो बैंगनी रंग आ गया यहाँ पर ये। तो वो क्यों आया? क्योंकि इसमें स्टार्च है। हमने स्टार्च का एक्सपेरिमेंट इस तरह का चैप्टर नंबर 2 में भी देखा था। तो स्टार्च कहाँ से आया पत्तियों में? स्टार्च हम जानते हैं कि भोजन का एक भाग है, तो पत्तियों ने भोजन बनाया, उस वजह से वो स्टार्च बना। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जो हैं उसकी फूड फैक्ट्री जो है
खाना बनाने का, भोजन बनाने का जो कारखाना है वो पौधे की पत्तियां हैं। पौधे की पत्तियों में भोजन बनता है। भोजन बनने का जो प्रक्रम है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो अपना भोजन वो बनाते कैसे हैं, उसके लिए पौधे का जो हरे रंग का भाग है यानी कि उसकी पत्तियां जो हैं उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, उसकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इसमें ज़मीन के अंदर से जल और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 4 चीज़ें चाहिए, क्लोरोफिल, जल ज़मीन से आया, क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में जो हरा रंग है, और जल ज़मीन से आया, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में सूर्य का प्रकाश। तो इन चारों चीज़ों से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से पौधे का भोजन बनता है, और वो जो भोजन बना है उसको वो पौधे के अलग अलग हिस्सों में इकट्ठा करके रखते हैं। तो ये काम है, 2 काम हो गए पौधों के। एक काम वाष्पोत्सर्जन, जो एक्स्ट्रा जल है उसको वायुमंडल में छोड़ना, और दूसरा प्रकाश संश्लेषण, उनका भोजन बनाना। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जड़। जड़ का क्या काम है, तो आप पौधे को देखें, किसी भी पौधे को, अपने घास ही उखाड़ कर देखें अपने आसपास, तो आप उसमें जड़ पाएंगे नीचे। तो जड़ क्या काम करती है, जड़ एक काम तो यही करती है कि मिट्टी में खड़ा करके रखती है पौधे को, और जो पोषक तत्व हैं वो ज़मीन से ही मिल रहे हैं, जल ज़मीन से ही मिल रहा है। जो पौधे को पानी डालते हैं वो मिट्टी में डालते हैं, मिट्टी से वो जल जो है वो तने तक, और तने से पत्तियों तक कैसे पहुंचा, तो उसमें जो मेन काम है उसका वो जड़ का है। तो जड़ जो है वो पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, चूसती है, और उसके बाद ही वो पौधे के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। तो ये यहाँ पर जड़ का काम है। अब जड़ जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जड़ कैसे आप पहचान सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, उसके लिए भी थोड़ा सा यहाँ पर अंकुरण का एक ये प्रक्रिया दी हुई है। आप चने लें, उसको गीले कपड़े में रख दें, या एक दिन भिगा कर रखें, फिर उसके बाद अगले दिन उसको गीले कपड़े में रख दें, तो इस तरह से उसमें अंकुरण हो जाता है, जड़ निकलना शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये दिखाई है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मक्की और चना दोनों की जड़ें दिखाई हुई हैं। तो दोनों में जड़ तो निकल रही है, साथ में दोनों की जड़ों में अंतर भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो वो अंतर जो है उस हिसाब से हम जड़ें जो हैं उनको 2 प्रकार में बांट सकते हैं, कि जड़ 2 प्रकार की होती है। एक जड़ इस तरह की होती है, इसमें क्या है कि बीच में एक मेन जड़ है और उसके साइड में बारीक बारीक जड़ें और निकली हुई हैं, छोटे छोटे रेशे। तो इस तरह की जड़ को कहते हैं मूसला जड़। ये जो जड़ है ये मूसला जड़ है। इसमें एक बीच में मुख्य जड़ है और उसके अगल बगल में छोटी छोटी और जड़ें निकली हुई हैं। और दूसरे टाइप की जड़ है ये वाली, इसमें एक मुख्य जड़ कहीं नहीं है, इसमें सभी ऐसी रेशों की तरह फैली हुई हैं। इस तरह की जड़ को कहते हैं रेशेदार जड़। तो 2 तरह की जड़ें होती हैं पौधों में, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। और आप ये भी पाएंगे कि मूसला जड़ और रेशेदार जड़ वाले जो पौधे हैं इनकी पत्तियां भी अलग अलग टाइप की होती हैं। तो कुछ अपने आसपास पौधे उखाड़कर आप चेक कर सकते हैं कि किसकी जड़ मूसला है और किसकी जड़ रेशेदार है, और उनकी पत्तियों में क्या अंतर है। तो अभी हमने जो पत्तियों का शिरा विन्यास पढ़ा था पीछे, उसके हिसाब से ही हम जड़ों को भी पहचान सकते हैं। जिनकी पत्तियां इस तरह की होती हैं जिसमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, हमने कहा था बीच में ऐसे और साइड में इस तरह से, तो उनकी जड़ें भी इस तरह की होती हैं, मूसला जड़ें। और जिनमें समांतर शिरा विन्यास होता है इस तरह से, जैसे घास में या मक्के के पौधे में, तो उनमें जड़ें रेशेदार होती हैं। तो ये आप यहाँ पर पौधे का नाम लिखकर उसके जड़ों का और शिरा विन्यास का प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अलग अलग पौधे का नाम लिखकर शिरा विन्यास का प्रकार और जड़ का प्रकार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। शिरा विन्यास अगर समांतर है तो जड़ जो है आपकी वो रेशेदार बनेगी। शिरा विन्यास अगर यहाँ पर जालिका रूपी है तो जड़ जो है वो मूसला बनेगी। तो इस तरह से ये जड़ का आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पुष्प। पुष्प यानी कि फूल। तो फूलों के भी यहाँ पर कुछ चित्र आपको दिखाए गए हैं। फूल आपने देखे हुए हैं। फूल का क्या काम है, फूल से ही फल और बीज बनते हैं। तो फूल का मुख्य काम यही है कि फूल बनेगा। आप अपने आसपास देख सकते हैं, कोई भी पौधा फूल होता है, पहले फूल खिलता है, फूल में ही फिर बाद में फल बनता है और उसी के अंदर बीज बनता है। तो नए पौधे तैयार तभी होंगे जब फूल लगेगा, उसमें ही बीज बनेगा। अब ये फूल किस किस टाइप के होते हैं, उसमें क्या क्या हिस्से हैं, वो यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो उसके लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पुष्प की ये कली दी हुई है यहाँ पर ये। इसमें ये जो ऊपर जो रंग बिरंगा हिस्सा है इसे हम पंखुड़ियाँ कहते हैं, यही खुलकर इस तरह से बनती है। यहाँ पर ये पूरा खिला हुआ फूल दिया हुआ है।
और बाहर ये जो हरे रंग की ये पत्तियों जैसी संरचना नजर आती है, इसे हम कहते हैं बाह्य दल। बाह्य दल, तो इसे हम बाह्य दल कहते हैं। पंखुड़ियां और बाह्य दल ये होते हैं इसमें। तो अलग अलग फूलों में आप देख सकते हैं इस तरह के पंखुड़ियां और बाह्य दल। अब इसमें भी कितने बाह्य दल हैं वो आप काउंट कर सकते हैं। वो बाह्य दल आपस में जुड़े हैं या एक दूसरे से अलग हैं वो देख सकते हैं। और बाह्य दल और पंखुड़ियां किस किस रंग की हैं वो देख सकते हैं। पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, बाह्य दल की संख्या कितनी है, अगर बाह्य दल जुड़े हैं तो पंखुड़ियां जुड़ी हैं कि नहीं। तो इस तरह से हम अलग अलग यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उस हिसाब से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक तो ये इसमें सबसे मुख्य है कि अगर पंखुड़ियां जुड़ी हुई हैं तो बाह्य दल उसमें अलग अलग होंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे। और बाह्य दल अगर जुड़े हुए हैं तो पंखुड़ियां उसकी अलग अलग होंगी। तो इस तरह से पुष्प और उसके किस तरह की उसके बाह्य दल हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं, उसके लिए ये टेबल है, इसमें आप डाल सकते हैं। जैसे गुलाब का दिया हुआ है, गुलाब के रंग कैसा है और बाह्य दल की संख्या कैसी है वो यहाँ पर ही लिख सकते हैं। तो बाह्य दलों की संख्या वो लिखा है इन्होंने अनेक, रंग इन्होंने खाली छोड़ा है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग रंग के होते हैं। तो आपके पास जो गुलाब का रंग हो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। पंखुड़ियों का रंग और उनकी संख्या, तो पंखुड़ियों का जो रंग है वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर, और उसकी संख्या यहाँ पर दी हुई है जैसे 5। अब वो जुड़े हैं या अलग अलग हैं बाह्य दल वो आप लिखेंगे। वो उसकी पंखुड़ियां जुड़ी हैं या अलग अलग है तो पंखुड़ियां उसकी अलग अलग है। बाह्य दल जुड़े हैं या नहीं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट के जो 2 पार्ट हैं ये हम अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें आप पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये टेबल बनाकर उसमें पौधा जो है उसका फूल, उसमें पंखुड़ियां और बाह्य दल, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। उसके बाद पुष्प के भाग पर आते हैं। पुष्प के अंदर क्या क्या भाग होते हैं। तो बाहर तो हमने बता दिया कि ये बाह्य दल होता है, ये जो है ये हमारी पंखुड़ियां हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें अंदर बीच में इस तरह का हिस्सा नजर आता है। इसमें ये जो पीले रंग की नजर आ रही हैं इस तरह की ये आकृतियां, इन्हें हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर के ऊपर होता है पराग कोश। इसमें परागकण होते हैं, पीले रंग का पाउडर जैसा होता है। और एक अलग सी इसमें शेप नजर आएगी, उसे हम कहते हैं स्त्री केसर। तो किसी फूल में ये सिर्फ पुंकेसर होते हैं, किसी फूल में सिर्फ स्त्री केसर, और किसी फूल में दोनों भी होते हैं। अब इनका काम क्या है वो हमने देखना है। तो यहाँ पर ये पुंकेसर के भाग आ गए। पुंकेसर का जो नीचे का हिस्सा है इसको हम तंतु कह रहे हैं, और ऊपर जो है ये इसे पराग कोश कह रहे हैं, और उसके अंदर है पराग कण। और स्त्री केसर जो है उसका भाग ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये वर्तिका है, उसकी जो स्टिक जैसी है इसको वर्तिका कहते हैं। आगे का हिस्सा जो है इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये जो नीचे का हिस्सा है जो थोड़ा सा फूला हुआ मोटा सा लगता है इसको हम अंडाशय कहते हैं। इसको अगर काट के देखें ब्लेड से तो इस तरह से ये कट दिया हुआ है इसको। अगर इसको थोड़ा साइड से काटें तो ये अंदर इस तरह से बीजांड नजर आएंगे, और ऊपर से ऐसे सीधा काटें तो भी आपको नजर आ सकते हैं। इसके अंदर बीजांड होते हैं, बारीक दाने से होते हैं जिन्हें हम बीजांड कहते हैं, उससे ही बीज बनता है। तो होता क्या है, कैसे ये बीज बनते हैं, तो उसके लिए ये पुंकेसर के जो पराग कोश है इसके अंदर जो परागकण है वो जब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र से होते हुए, स्त्री केसर जो है ये वाला, इसके वर्तिकाग्र में यहाँ से जब इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर अंडाशय के अंदर जो बीजांड है उसके साथ वो परागकण मिलेंगे, तब वो बीज बनना शुरू होता है और उसी से फिर फल भी बनता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी रहता है वो ये कि ये परागकण इसके अंदर जाएं। अंदर जाने के लिए जो विधियां हैं वो हवा से उड़कर परागकण पहुंच सकते हैं इसके अंदर, या फिर जो कीट होते हैं, तितलियां होती हैं, भंवरे होते हैं जो इनका रस चूसते हैं, उनके शरीर में, उनके पैरों में फंसकर भी एक फूल से दूसरे फूल में चले जाते हैं। तो उस वजह से ये परागकण पहुंचते हैं इसके स्त्री केसर के अंदर और उससे फिर बीज बनता है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से ये होता है सारा प्रोसेस, और यहाँ पर ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। इसके बारे में जो है नेक्स्ट क्लास में हमने डिटेल में पढ़ना है कि ये बीज का निर्माण किस तरह से होता है, तब हम इसको डिटेल में देखेंगे। अभी हमने क्या क्या नए शब्द सीखे वो यहाँ पर ये दिए हुए हैं। आपने क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में सीखी वो सारांश यहाँ पर है। इसको आपने पढ़ के समझ के फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज जो है इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करनी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्वेश्चंस के आंसर्स को पूरा करेंगे। पर पहले आपने खुद इसको ट्राई ज़रूर करना है।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।